अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन जो बोल्ड हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ये क्या होता है। अगर हमारे पास 1 kg का कोई भी सब्सटेंस है, लिक्विड है, सॉलिड है, चाहे गैस फॉर्म में, 1 kg का हमारे पास सब्सटेंस होना लाजमी है। अगर हम उसको हीट करते हैं और हीट करने से उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज कर जाता है। यानी कि कोई भी हमारे पास सॉलिड है, फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास आयरन है, 1 kg का है, उसको हम हीट कर रहे हैं, उसका शुरू में टेम्परेचर 33 केल्विन है, उसको हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर 33 से 34 हो जाता है, तो 1 केल्विन का इंक्रीज आ गया उसके अंदर। तो 1 केल्विन के इंक्रीज के दौरान जितनी वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को ही बेसिकली हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1 kg का अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो पहले से 1 केल्विन बढ़ जाए, तो उस वक्त जो है हीट जो उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रीड करते हैं हम डेफिनेशन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस is the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। 1 kg का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, उसको हमने हीट दी, जितनी हीट वो ऑब्जॉर्ब करेगा, जब उसमें 1 केल्विन का इजाफा हो जाए, तो वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से, जनरली से लेके बॉडी तक, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में पहली बात डेल्टा क्यू के बारे में याद रखें, ये दरमियान में लिखा हुआ है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू जो है वो हीट अब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करता है। और डेल्टा टी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन की, जिसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m के बराबर है और उसको हम हीट दे रहे हैं, डेल्टा क्यू वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम उसको दे रहे हैं, तो क्या होता है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो अब्जॉर्ब कर रहा है, ये डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है, और डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसने अब्जॉर्ब की है। तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर वन ये मैस, और नंबर टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम उसको हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर में चेंज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हीट अब्जॉर्ब भी वो ज्यादा से ज्यादा करेगा। जितनी हम हीट ज्यादा देते जाएंगे, टाइम बढ़ाते जाएंगे, तो वो चेंज इन टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। उसका टेम्परेचर अगर 30 था तो इंक्रीज होता हुआ 50 तक चला जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो हीट अब्जॉर्ब भी ज्यादा हो जाएगी। तो हीट अब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड बात हमने की मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर छोटा मैस होगा हमारे पास, तो हीट अब्जॉर्ब भी कम कर सकता है, और अगर मैस ही हमारे पास बड़ा होगा, तो उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी हीट अब्जॉर्ब करने की, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद ज्यादा है। तो heat absorbed is directly proportional to the mass of the object, and heat absorbed is also directly proportional to the change in temperature। तो हमने दोनों को एक ही क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास नीचे आप देखें, ये इसका मैथमेटिकली है जो अब हम पढ़ने लगे हैं। जो हमने एक्सप्लेनेशन में बताया कि हीट अब्जॉर्ब दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैथमेटिकली में। डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम के भी है, और डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के भी है। चाहे सेपरेटली इसके ऊपर 10 के आगे आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम, कॉमा डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। ये ऑप्शनल है, बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिख लें तो आपके लिए आसानी है। डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम, कॉमा डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो एक फॉर्म में लिखा जा सकता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। इस अकेली रिलेशन का मतलब ये है कि हीट अब्जॉर्ब जो है मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चेंज इन टेम्परेचर के भी।
अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब खत्म करते हैं और इक्वालिटी के निशान में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कांस्टेंट आता है। तो 8.4 इक्वेशन में आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी खत्म की, इक्वालिटी आया, और यहाँ पे इन क्वांटिटीज के लिए जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है वो स्मॉल सी है हमारे पास। और स्मॉल सी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी को ही बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये नीचे 3 लाइंस में लिखा हुआ है। डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब है, सी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं या सिंपली स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यहाँ पे लास्ट पे स्टार लगाएं क्योंकि मैथमेटिकली यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। मैथमेटिकली का बाकी हिस्सा नीचे मौजूद है जहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकली, और 8.5 इक्वेशन भी इसके साथ लिखनी है। 8.5 इक्वेशन क्या किया हमने, ऊपर जो हमारे पास 8.4 थी उसी को रीअरेंज करके हमने c की वैल्यू निकाल ली। ये 8.4 में आप देख सकते हैं c अगर हम इधर रहने दें तो m डेल्टा t जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। तो यहाँ पे मैथमेटिकली खत्म हो जाता है। तो हमारे पास मैथमेटिकली 10 से स्टार्ट हुआ था और अब टू 8.5 गया था, और इसमें ये दरमियान वाली डेफिनेशन नहीं है, बाकी हमारे पास मौजूद है। यानी कि 10 से लेके हीट तक लिखना है, 10 से लेके हीट तक मैथमेटिकली में, उसके बाद फिर मैथमेटिकली और इक्वेशन लिख देनी है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है यूनिट की। स्पेसिफिक हीट C का यूनिट क्या होता है, ये ऊपर वाले फार्मूले से ही इसका यूनिट निकाला गया है। डेल्टा क्यू जो है वो हीट अब्सॉर्ब्ड है, और हीट का यूनिट जो होता है वो हमने शुरू में चैप्टर पढ़ा था, इट्स यूनिट इज जॉल। तो लिखा हुआ है हीट का यूनिट जॉल होता है हमारे पास। नीचे हमारे पास जो है m मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है हमारे पास। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट भी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो ऊपर हमारे पास जॉल, नीचे हमारे पास केजी और केल्विन आ गया। तो इसलिए नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे यूनिट की हेडिंग यहाँ से शुरू होती है, और नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जॉल पर केजी पर केल्विन। तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो है यूनिट की हेडिंग आएगी इन से लेके जॉल पर केजी पर केल्विन तक। और इसमें जो बताया गया है वो सिर्फ ये बताया है कि हर एक तीनों जो 8.5 इक्वेशन है उसमें डेल्टा क्यू एम और डेल्टा टी के यूनिट बता दिए गए हैं, और फिर एंड में बता दिया गया है स्पेसिफिक हीट का यूनिट जो होता है वो जॉल पर केजी पर केल्विन होता है। उसके बाद जो यहाँ पे हेडिंग नजर आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये इसी का ही हिस्सा है। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है तो हमने ये इंपॉर्टेंस वाला पार्ट भी लिखना है, और अगर ये सेपरेटली आए इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, फिर हमें स्पेसिफिक हीट वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है ऊपर वाले, फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल स्पेसिफिक हीट के साथ ये है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, और इसके क्या फायदे हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ पे नीचे आप देखें तो 3 पैराग्राफ आपको नजर आएंगे, तीनों पैराग्राफ में अलग अलग हेडिंग्स आनी है, तो मैं सेपरेटली बताता जाऊंगा। पहले फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आएगी वाटर एंड सॉइल। फर्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग आनी है वाटर एंड सॉइल। अब पानी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू उसने शुरू में दे दी है, आप देखें 4200 उसने वैल्यू दे दी है, ये हमें याद होनी चाहिए। पानी की स्पेसिफिक होती है 4200, और जो सॉइल होता है मट्टी की 810 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। और दोनों में अगर हम देखें तो 5 टाइम्स का रिलेशन है। 5 टाइम्स का मतलब ये है कि 810 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4200 आता है, दोनों में 5 टाइम्स का रिलेशन है। अब एक बात याद रखें, जिस चीज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट देर से गर्म होता है और देर से ही वो ठंडा होता है। जिस चीज की स्पेसिफिक हीट जो है हमारे पास ज्यादा है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और जिस चीज की स्पेसिफिक हीट कम होती है वो ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है
और अगर ठंडा होने के लिए रख दिया जाए तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये बात ज़हन में रखें। तो हमारे पास पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट 4200 है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो इसलिए वो इलाके जो समुंदर के पास होते हैं, जिस तरह कराची में समुंदरी इलाका मौजूद है, वहाँ पे जो होता है वो पानी देर से गर्म और रात को जो है वो देर से ठंडा होता है। तो वहाँ के मौसम में तब्दीलियाँ कम आती हैं, चेंजेस कम आती हैं। लेकिन वो इलाके जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है, रेत वाला इलाका जो होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है और हीट वहाँ पे रहती है। लेकिन रात के टाइम वो हीट जल्दी से रिलीज कर देता है और वो रातें जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं थोड़ी सी। तो 8-10 स्पेसिफिक हीट कम है हमारे पास मिट्टी की, इसलिए वो इलाके जो हैं जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगी वो जल्दी गर्म होते हैं। और जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, 4200 इसकी स्पेसिफिक हीट है पानी की, तो वो देर से जो है वो गर्म होता है। उसके बाद द कूलिंग से लेके यहाँ तक रेडिएटर तक जो है हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी। और नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, द स्टार्ट में लिखा हुआ है द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। यही हेडिंग है हमारे पास, बिल्कुल पहली लाइन में आपको नजर आएगा, द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो मार्किंग जो है इसमें फर्स्ट 3 लाइन छोड़ दें और बाकी हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आई द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। और साइड में अगर आप देखें तो 8.6 डायग्राम आपको नजर आएगी। ये कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है, ये डायग्राम हमने बनानी है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, इसमें क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है वो ज्यादा देर चलने की वजह से गर्म हो जाता है, और ज्यादा गर्म होता जाए तो उसकी मशीनरी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ज्यादा हीट अप होने से टेयर अप हो सकती है, फट सकती है, और ज्यादा देर वो इंजन चलेगा नहीं। तो उसको ठंडा होना जरूरी होता है, इसीलिए उसके अंदर जो है वो पानी सर्कुलेट किया होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो गाड़ी के अंदर इंजन में पानी डाला जाता है या कूलेंट डाला जाता है। तो ये चीजें जो हैं, ये पानी जो होता है ये हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी जो है वो इंजन के ऊपर सर्कुलेट करता है, जैसा कि आपको ये एरो ब्लू कलर के एरो से नजर आ रहा है, पानी इंजन के ऊपर जा रहा है मूव करता हुआ, और फिर आगे रेडिएटर्स में आ जाता है। रेडिएटर में एक फैन मौजूद होता है जो कि इसके अंदर जो हीट होते हैं उसको निकाल देता है और फिर पानी दोबारा सर्कुलेट करता है। तो पानी का काम ये है कि इंजन की जो हमारे पास हीट होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करके रेडिएटर में ले जाता है। फैन जब चलता है तो वहां से हीट जो है वो निकल जाती है और फिर दोबारा जो है वो थोड़ा ठंडा पानी जो होता है दोबारा इंजन में चला जाता है। इस तरीके से जो है वो ऑटोमोबाइल का इंजन जो है वो देर तक अपनी वर्किंग करता है। तो ये डायग्राम 8.6 जो है ये आपने इसके साथ बनानी है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। इसके साथ 8.7 डायग्राम है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, यही इसकी हेडिंग है। इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है, तो यही हेडिंग है हमारे पास, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में हमने क्या बताना है, ये डायग्राम को आप देखें, एक बॉयलर होता है, उसका काम ये होता है, पानी यहाँ पे मौजूद होता है, बर्नर जो है इसको अच्छे तरीके से गर्म कर देता है, बॉयल होता हुआ पानी जो है वो मूव करता है ऊपर की तरफ और रेडिएटर्स में जाता है। रेडिएटर्स जो है वो डिफरेंट रूम्स के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये रेडिएटर्स में पानी सर्कुलेट करता है तो रेडिएटर जो है वो हीट निकालता है। रेडिएटर ऐसे कमरों में रखा होता है, लगाया होता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो कमरा जो है वो गर्म किया जाए, यानी कि हीटर के तौर पे ये काम करता है। तो पानी, गर्म पानी जब मूव करता है रेडिएटर्स में, रेडिएटर्स में से हीट निकलती है और कमरा जो है वो हीटअप हो जाता है और पानी फिर दोबारा सर्कुलेट करके बॉयलर में आता है और बॉयलर दोबारा से उसको, बेसिकली यहाँ पे एक मोटर लगी होती है जो पानी को पंप करती रहती है और पानी जो है वो मूव करता रहता है। बॉयलर के बिल्कुल पहले जो आपको ये नजर आ रहा है फैन सा, ये एक मोटर है जो कि पंप करके पानी को सर्कुलेट करता रहता है। तो गर्म पानी इस तरीके से जो है वो मूव करता रहता है और रेडिएटर का काम होता है हीट रिलीज करना, और बॉयलर का काम जो है वो पानी को हीट अप कर देना। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है, जो कि था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
थैंक यू स्टूडेंट्स।